नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट मेंस एग्जाम 2023 के लिए आपके जो शैक्षणिक रीति विज्ञान वाला पार्ट है, लेवल 1 में भी ये पार्ट है और लेवल 2 में भी ये पार्ट है साथियों। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न शैक्षणिक रीति विज्ञान के आज हम हल करने वाले हैं। टोटल प्रश्न कितने रहेंगे? 25। शैक्षणिक रीति विज्ञान का पेपर नंबर 3 है साथियों। ये देखिएगा, जो लेवल 1 है, लेवल 2 है, दोनों लेवल के लिए उपयोगी है। जो आपके एग्जाम होगा 25 से 28 फरवरी 2023 में। शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा साथियों, और कोई प्रश्न आप गलत करते हो तो 1/3 नंबर आपके कम किए जाएंगे। पहला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 में आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपके प्रश्न नंबर 1 है, शिक्षक प्रधान शिक्षण विधि है परियोजना विधि, व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला विधि और निरीक्षित अध्ययन विधि। इनमें से जो विधि शिक्षक प्रधान है उस विधि का चयन आपको पहले प्रश्न में करना है। देखिएगा, प्रश्न संख्या 1 में जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा विकल्प नंबर 2। जो व्याख्यान विधि है ये एक शिक्षक प्रधान शिक्षण विधि है, क्योंकि शिक्षक प्रधान का मतलब यह हुआ कि जिसमें शिक्षक सक्रिय रहता है, छात्र निष्क्रिय रहते हैं। तो व्याख्यान विधि में शिक्षक सक्रिय रहता है और छात्र निष्क्रिय रहते हैं साथियों। बाकी परियोजना विधि, प्रयोगशाला विधि और निरीक्षित अध्ययन विधि, तीनों ही कैसी विधियां हैं? ये छात्र केंद्रित या छात्र प्रधान ये विधियां हैं। तो विकल्प 1 आपके पहले प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ेंगे। आज का ये प्रथम वीडियो है साथियों। इसके बाद में आपके जो सेकंड टेस्ट आएगा आज का, वो राजस्थान जीके का रहेगा। शिक्षण प्रक्रिया में सहायक सामग्री का महत्व है। शिक्षण प्रक्रिया को बोधगम्य बनाने में, शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में, शिक्षण प्रक्रिया में सफलता लाने के लिए और इनमें से सभी। तो शिक्षण प्रक्रिया में इनमें से कौन सा आपको सहायक सामग्री का महत्व लग रहा है? दूसरे प्रश्न का उत्तर बताइएगा मित्रों। प्रश्न नंबर 2 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? जो विकल्प नंबर 4 है, उपयुक्त सभी। क्योंकि हम सहायक सामग्री का प्रयोग शिक्षण प्रक्रिया में करते हैं, इससे जो शिक्षण प्रक्रिया है बोधगम्य भी बनती है, रुचिकर भी बनती है और शिक्षण प्रक्रिया में सफलता लाने के लिए भी हम सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं। तो फोर्थ विकल्प आपके उपयुक्त सभी वाला दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 में क्या है? देखिएगा, प्रश्न नंबर 3 को, सृजनशीलता के विकास के लिए निम्न में से कौन सी क्रिया सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? रंगों की पहचान के खेल खेलना बंद करना, चित्र पठन करना, वाद्य की सहायता से व्यायाम करना और खिलौने बनाना। तो इनमें से सृजनशीलता की बात की जा रही है कि बच्चों में आपको क्या करना है? सृजनशीलता का विकास करना है। तो जो क्रिया सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, पहला विकल्प कह रहा है कि खेल खेलना बंद करना रंगों की पहचान के। तो बंद करना, इससे सृजनशीलता का विकास नहीं होगा। चित्रों का सिर्फ पठन करने से ही सृजनशीलता का विकास नहीं होगा साथियों। अब तीसरा विकल्प या चौथा विकल्प, तो तीसरे प्रश्न का जो सही आंसर है वो कौन सा रहेगा मित्रों? विकल्प नंबर 4 सही रहेगा। जो खिलौने बनाना, अब बच्चे खिलौने बनाएंगे तो निश्चित रूप से उनमें कुछ नई चीजें वहां इजाद कर रहे हैं, अतः उनमें सृजनशीलता का विकास इससे हो सकता है साथियों। फोर्थ विकल्प आपके तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न देखेंगे। अगर हम बात करें स्टडी विद पीएन लोधा एप्लीकेशन की, तो सुबह 8 बजे के आसपास मैंने साथियों पेपर नंबर जो 1 है वो अपलोड कर दिया। राजस्थान अध्ययन का कक्षा 11वीं का अध्याय नंबर 5 मैंने सुबह 8 बजे अपलोड कर दिया। इसके बाद में आपके शैक्षिक परिदृश्य का पेपर नंबर 4 आ जाएगा, और फिर उसके बाद में आपके एसएसटी का पेपर नंबर 10 आ जाएगा साथियों, और फिर उसके बाद में आपके साइंस का पेपर नंबर 7 आ जाएगा। ठीक है, आज का ये शेड्यूल रहेगा। ऐप पर 4 टेस्ट ऐप पर होंगे और 2 वीडियो जो है 2 टेस्ट यूट्यूब पर वीडियो के माध्यम से हल कराए जाएंगे, जिसका ये पहला टेस्ट है। देखिएगा, प्रश्न नंबर 4 को, चौथे प्रश्न में क्या है? बालकों में लिपि गुण तथा सृजनशीलता का विकास किस कौशल के माध्यम से होता है? श्रवण कौशल के माध्यम से, पठन कौशल के माध्यम से, वाचन कौशल के माध्यम से और लेखन कौशल के माध्यम से। तो लिपि गुण तथा सृजनशीलता की बात की जा रही है। अब हम अगर प्रश्न को सही तरीके से पकड़े तो यहाँ पर एक शब्द आ रहा है लिपि गुण। लिपि का मतलब किससे लिया जाता है? लिखने से लिया जाता है। तो भाई इसका विकास किसके माध्यम से होगा? लेखन कौशल के माध्यम से होगा। तो मतलब प्रश्न 4 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? लेखन कौशल। विकल्प नंबर 4 जो है चौथे प्रश्न का सही आंसर है साथियों। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 5 को। प्रश्न नंबर 5 में क्या है?
कक्षा शिक्षण में छात्रों द्वारा सामूहिक वाचन व अनुकरण वाचन से छात्रों में किस कौशल का विकास होता है? श्रवण कौशल का, पठन कौशल का, वाचन कौशल का और लेखन कौशल का। तो इनमें से देखो एक तो यहाँ पर बात की जा रही है सामूहिक वाचन की और अनुकरण वाचन की। अगर सामूहिक वाचन की बात करें तो सभी छात्र एक साथ वाचन करते हैं। अनुकरण वाचन की बात करें तो ये सामूहिक भी हो सकता है और व्यक्तिगत भी हो सकता है साथियों। अब वाचन कर रहे हैं मतलब यहाँ पर वो उस चीज को बोल रहे पढ़ रहे हैं, तो मतलब फिर कौन से कौशल का विकास होगा साथियों? पढ़ रहे हैं उस चीज को तो पठन कौशल का या वाचन कौशल का। तो बोलना और पढ़ना दोनों ही चीजें यहाँ पर देखो वाचन मुख्य रूप से है, इसी वजह से वाचन कौशल आपका जो है तीसरे विकल्प में बिल्कुल सही आंसर है। मतलब तीसरा जो विकल्प है प्रश्न नंबर 5 का, यह आपका सही उत्तर होगा साथियों, वाचन कौशल। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ेंगे। छठा प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 6 में क्या है? भाषा शिक्षण में विकासात्मक प्रश्नों का उपयोग है पाठ की प्रस्तावना के लिए, पाठ की पुनरावृत्ति के लिए, पाठ को छात्रों की सहायता से विकसित करने के लिए और छात्रों का पूर्व ज्ञान मालूम करने के लिए। तो देखो अगर हम बात करें विकासात्मक प्रश्नों की, तो प्रस्तावना के लिए विकासात्मक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं और पूर्व ज्ञान मालूम करने के लिए कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं? प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला और चौथा तो गलत हो गया। विकासात्मक प्रश्नों का जो उपयोग है साथियों, ये भाषा शिक्षण में पाठ को छात्रों की सहायता से विकसित करने के लिए किया जाता है। विकल्प नंबर 3 आपके छठे प्रश्न का सही आंसर है मित्रों। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं आपके प्रश्न नंबर 7 को। 7वां प्रश्न है, भाषाई दक्षता के किस कौशल के विकास के लिए वाचन कौशल का विकास आवश्यक है? श्रवण कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल और इनमें से कोई भी नहीं। 7वें प्रश्न में कौन सा विकल्प सही लग रहा है आपको? देखो किस कौशल के विकास के लिए वाचन कौशल का विकास आवश्यक है? तो वाचन के लिए श्रवण आवश्यक नहीं है, लेखन भी नहीं, बल्कि पठन कौशल आवश्यक है। तो विकल्प कौन सा सही हुआ? 7वें प्रश्न का जो सेकंड विकल्प है आपके प्रश्न 7 में सही आंसर होगा। प्रश्न 8 की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा प्रश्न नंबर 8 है, निदानात्मक शिक्षण का आयोजन किया जाना चाहिए। सामान्य छात्रों के लिए किया जाना चाहिए, प्रतिभाशाली छात्रों के लिए किया जाना चाहिए, पिछड़े छात्रों के लिए किया जाना चाहिए और इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो कोई नहीं वाला तो आपका आंसर होता ही नहीं, इसको तो आप इस विकल्प को तो आप हटा सकते हो। अब निदानात्मक का मतलब सभी जानते हो कि जो छात्रों की जो कमियां हैं, ठीक है ना, छात्रों की कमियों को जानने के लिए, छात्रों की कमियों को जानने के लिए कौन सा शिक्षण किया जाता है? निदानात्मक शिक्षण किया जाता है साथियों, ताकि हमें पता चल सके छात्र में कौन कौन सी कमजोरियां हैं। और इसका जो आयोजन है ये प्रतिभाशाली और सामान्य नहीं, जो पिछड़ रहे हैं उनके लिए किया जाता है। तो पिछड़े छात्र किस विकल्प में है? तीसरे विकल्प में। 8वें प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है साथियों। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ेंगे। देखते हैं प्रश्न नंबर 9 को। आपके प्रश्न संख्या 9 में क्या है? भाषा शिक्षण में विषय वस्तु के कठिनाई स्थल की खोज करने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय अधिक उपयोगी है? प्रवेश पूर्व परीक्षा हमें आयोजित करवानी चाहिए, निदानात्मक परीक्षण करना चाहिए, उपचारात्मक परीक्षण करना चाहिए और सतत मूल्यांकन करना चाहिए। 9वें प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा। हमें क्या करना है? विषय वस्तु के कठिनाई स्थल की खोज करने के लिए, कि विषय वस्तु की कठिनाई स्थल मतलब कौन कौन से यहाँ पर ऐसे विषय वस्तु है जहाँ पर बालकों को कठिनाई आ रही है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए साथियों? निदानात्मक परीक्षण करना चाहिए। पिछले प्रश्न में ही बताया था आपको। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न संख्या 9 का आंसर होगा साथियों। 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 10 में क्या है? व्यक्तिगत उपचारात्मक शिक्षण का आयोजन कब किया जाना चाहिए? निदानात्मक परीक्षण से पहले किया जाना चाहिए, ठीक है, सामूहिक उपचारात्मक शिक्षण से पहले किया जाना चाहिए, सामूहिक उपचारात्मक शिक्षण के बाद किया जाना चाहिए और कभी कभी किया जाना चाहिए। तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर बताइए। प्रश्न नंबर 10 में व्यक्तिगत उपचारात्मक शिक्षण की बात की जा रही है कि हमें कब व्यक्तिगत उपचारात्मक शिक्षण का आयोजन किया जाना चाहिए। तो 10वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं? निदान करते हैं साथियों। निदान के बाद में क्या करते हैं? सामूहिक रूप से उपचार करते हैं। और फिर भी छात्रों में कोई कमियां रह जाए, दूर न हो, तो उनको दूर करने के लिए फिर हमें व्यक्तिगत उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करना चाहिए। मतलब कब करना चाहिए? सामूहिक उपचारात्मक शिक्षण के बाद में करना चाहिए। विकल्प नंबर 3 आपके 10वें प्रश्न का आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। 11वां प्रश्न देख लेते हैं। एक महत्वपूर्ण अनाउंस कराऊंगा आज। देखिएगा
जो लेवल 2 वाले हैं एसएसटी वालों के रोजाना टेस्ट आ रहे हैं। वर्तमान में तो साइंस वालों के भी लेवल 2 वालों के लिए रोजाना टेस्ट आ रहे हैं। हिंदी का लगभग सिलेबस पूरा हो चुका है। शैक्षिक परिदृश्य के रोजाना टेस्ट आ रहे हैं। राजस्थान अध्ययन का जो कोर्स है वो लगभग थोड़ा बहुत बच रहा है। कक्षा 11वीं की आधी से ज्यादा किताब हो चुकी है, 12वीं की किताब और बची हुई है। अब जो लेवल 1 वाले हैं हिंदी के, तो जो लेवल 2 मैंने हिंदी कराई थी वो हिंदी के तो सारे टॉपिक आपके वहाँ कंप्लीट हो चुके हैं लेवल 1 वालों के। अब आज आपके आज से ही साथियों जो एसएसटी है, एसएसटी लेवल 1 की बात कर रहा हूं मैं, जो आपके सिलेबस के अनुसार है 12-15 टेस्ट बनेंगे टॉपिक वाइज। तो आज से एसएसटी लेवल 1 की हम शुरुआत कर रहे हैं साथियों। और जो लेवल 1 में जो साइंस है इसकी भी शुरुआत हम आज से ही कर रहे हैं 149 रुपये वाले कोर्स में। मतलब अब आपके रोजाना 149 रुपये वाला जो कोर्स है इस पर साइंस लेवल 2 रोजाना टेस्ट आएगा, एसएसटी लेवल 2 रोजाना टेस्ट आएगा, शैक्षिक परिदृश्य का रोजाना टेस्ट आएगा, राजस्थान अध्ययन का रोजाना टेस्ट आएगा। जो एसएसटी लेवल 1 है इसके आज से शुरुआत की जा रही है, जो साइंस लेवल 1 है इसकी भी आज से शुरुआत की जा रही है। तो ये सारे टेस्ट आपको ऐप पर 149 वाला जो कोर्स है साथियों इस पर रोज डेली अवेलेबल होंगे। और आने वाले 15 दिनों में देखिएगा आपका कितना ज़्यादा कोर्स कंप्लीट करवा दिया जाएगा मित्रों। तो देखो 11वें प्रश्न को देख लेते हैं। ऐप को डाउनलोड नहीं कर रखा है तो डाउनलोड अभी कर लीजिएगा। और साथियों अब भी आप कोर्स को ज्वाइन करते हो जो 149 वाला कोर्स है तो भी पिछले जो 165 के आसपास टेस्ट जो डाले जा चुके हैं ये सभी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। वर्तमान में पिछले सभी टेस्ट आप वहां पर देख सकते हो अगर आप कोर्स को अब भी ज्वाइन करते हो तो। देखिएगा 11वें प्रश्न को, मूल्यांकन की अपरिमापीकृत विधि है, साक्षात्कार विधि है, रुचि परीक्षण है, निष्पत्ति परीक्षण है और व्यक्तिगत परीक्षण है। व्यक्तित्व परीक्षण है। तो 11वें प्रश्न का उत्तर बताइएगा। मूल्यांकन की जो विधि आपको अपरिमापीकृत लग रही है वो विधि इनमें से कौन सी है? आंसर देख लेते हैं साथियों 11वें प्रश्न का। कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? मूल्यांकन की अपरिमापीकृत विधि इनमें से कौन सी है? साक्षात्कार विधि है। बाकी रुचि परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण और व्यक्तित्व परीक्षण ये तीनों ही प्रमापीकृत विधियों में आती है। तो विकल्प 1 आपके 11वें प्रश्न का आंसर होगा। प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। देख लेते हैं आपके प्रश्न नंबर 12 को। 12वें प्रश्न में क्या है? किसी परीक्षा में कुछ प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर के आ गए, इससे परीक्षा के किस गुण या विशेषता का हनन होता है? वस्तुनिष्ठता का, व्यापकता का, वेदता का और विविध कार्य का। तो देखो विविध कार्य तो ऐसी कोई चीज होगी नहीं। अब वस्तुनिष्ठता, वेदता और व्यापकता इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही है? तो देखो जैसे कोई भी पेपर होता है तो उसका एक सिलेबस भी होता है साथियों। अगर उस सिलेबस से ही बाहर प्रश्न आ रहे हैं तो भाई वस्तुनिष्ठता तो इसमें होगा नहीं। अब व्यापकता या वेदता इनमें से एक रहेगा। व्यापकता का मतलब है संपूर्ण पाठ्यक्रम से प्रश्न ना आकर के कुछ विशिष्ट इकाइयों से ही प्रश्न आना, ये व्यापकता कहलाएगा। लेकिन पाठ्यक्रम के भी बाहर से प्रश्न आ रहे हैं तो फिर ये कौन सी विशेषता का हनन होता है? वेदता का हनन होता है। तीसरा विकल्प जो है प्रश्न 12 का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। 13वां प्रश्न में क्या है? छोटी कक्षाओं के लिए विज्ञान शिक्षण की कौन सी विधि उपयुक्त है? प्रयोगशाला विधि, प्रदर्शन या व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि और योजना विधि। तो देखो अगर हम बात करें तो छोटी कक्षाओं के लिए प्रयोगशाला विधि को उपयोगी नहीं माना जाता है साथियों विज्ञान शिक्षण में, क्योंकि छोटी कक्षाओं में बच्चे भी कैसे रहेंगे? छोटे रहेंगे। और प्रयोगशाला में तो प्रयोग करके सीखना पड़ेगा, छोटे बच्चे प्रयोग करके थोड़ी सीख पाएंगे। इसी वजह से ये उतनी ज़्यादा उपयोगी नहीं रहेगी जितनी ये उच्च कक्षाओं में रहती है। तो साथियों कौन सा? व्याख्यान भी नहीं, शिक्षक केंद्रित है ये तो दूसरा या चौथा दिए गए विकल्पों के अनुसार छोटी कक्षाओं के लिए विज्ञान शिक्षण की बात की जा रही है। और विज्ञान शिक्षण के लिए विज्ञान शिक्षण जो है छोटी कक्षाओं में साथियों प्रदर्शन या व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि से आप पढ़ोगे तो ये सबसे बेस्ट रहेगा। सेकंड विकल्प 13वें प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 14 को, शिक्षण में सबसे अधिक उपयोग किस विधि का होता है? प्रदर्शन विधि का, प्रयोगशाला विधि का, योजना विधि का और व्याख्यान विधि का। तो जिस विधि का सबसे अधिक उपयोग शिक्षण में होता है उसकी बात की जा रही है। आप सभी को पता होगा कि जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो सर्वाधिक किस विधि का उपयोग किया जाता है? व्याख्यान विधि का उपयोग किया जाता है साथियों। ये तो पूछ रहा है कि सर्वाधिक उपयोग जिस विधि का होता है वो विधि कौन सी है? तो व्याख्यान विधि है जो एक शिक्षक केंद्रित विधि है साथियों। फोर्थ विकल्प 14वें प्रश्न का आंसर होगा।
प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। देख लेते हैं आपके प्रश्न नंबर 15 को। प्रश्न नंबर 15 क्या है? किसे अध्यापक का दाहिना हाथ कहा जाता है? माइक्रो प्रोजेक्टर को, रजिस्टर को, चार्ट को और श्यामपट्ट को। तो इनमें से जिसे अध्यापक का दाहिना हाथ कहा जाता है, चार्ट को कहेंगे? जी नहीं। रजिस्टर को, माइक्रो प्रोजेक्टर को या श्यामपट्ट को? तो आंसर क्या रहेगा? अध्यापक का सच्चा मित्र और अध्यापक का दाहिना हाथ किसको कहते हैं? श्यामपट्ट को कहते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 15 में आपके जो चौथा विकल्प है ये आपका आंसर रहेगा। 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 में क्या है? विज्ञान शिक्षण की वह विधि जिसमें छात्र को एक खोजी के रूप में कार्य करने का अवसर दिया जाता है कहलाती है? प्रयोगशाला विधि कहलाती है, समस्या समाधान विधि कहलाती है, हुरिस्टिक विधि कहलाती है या फिर परियोजना विधि कहलाती है? तो 16वें प्रश्न का आंसर बताइएगा। प्रश्न पूछ रहा है कि जिस विधि में छात्र को एक खोजी के रूप में कार्य करने का अवसर दिया जाता है, खोजी के रूप में कार्य करना साथियों, ये हुरिस्टिक विधि, जिसको हम खोज विधि भी कहते हैं, अनुसंधान विधि के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस विधि में छात्र को खोजी के रूप में कार्य करने का अवसर दिया जाता है। कौन है जनक अनुसंधान, खोज या हुरिस्टिक विधि के? जो आपके साथियों अगर हम बात करें इसके जनक की, तो आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन है इसके जनक? आर्मस्ट्रॉन्ग इसके जनक है। विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न संख्या 16 का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं आपके प्रश्न नंबर 17 को। 17वें प्रश्न में क्या है? कौशलात्मक उद्देश्य का उदाहरण है। किसका? कौशलात्मक उद्देश्य का उदाहरण आपको बताना है यहाँ पर। तो विकल्प है आपके: तुलना कर सकेंगे, गणित की आकृतियां बना सकेंगे, गणित संबंधी लेखा पढ़ा सकेंगे या फिर समस्या को आत्मविश्वास के साथ हल कर सकेगा। साथियों 17वें प्रश्न का सही आंसर बताइए। ये समस्या को आत्मविश्वास के साथ हल कौन कर सकेगा? छात्र की बात की जा रही है। गणित की आकृतियां कौन बना सकेगा? छात्र की बात की, सभी में छात्र की बात की जा रही है साथियों। तो इनमें से जो आपको कौशलात्मक उद्देश्य का उदाहरण लग रहा है 17वें प्रश्न में, वो आपको देखना है। आंसर देख लेते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 17 का कौन सा विकल्प सही रहेगा? देखो, कौशलात्मक उद्देश्य में चित्र बनाना, आकृतियां बनाना आता है, तो इस प्रकार दूसरा विकल्प जो है गणित की आकृतियां बना सकेंगे, ये कौशलात्मक उद्देश्य का उदाहरण है साथियों। सेकंड विकल्प आपके 17वें प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ेंगे। 18वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 है: हर्बर्ट की पंचपदी पाठ योजना का प्रथम पद है। उद्देश्य कथन है, प्रस्तावना है, नियमीकरण है और अभ्यास कार्य है। तो हर्बर्ट की पंचपदी जो है, इसमें पाठ योजना का प्रथम पद इनमें से कौन सा है? हर्बर्ट की पंचपदी, देखो हर्बर्ट ने 4 सिद्धांत दिए थे पाठ योजना के निर्माण के लिए। इन 4 सिद्धांतों के आधार पर इनके शिष्य थे जिलर रायन और हर्बर्ट स्पेंसर। इन्होंने 5 पदों का निर्माण किया था, जिसको ही क्या कहा जाता है? हर्बर्ट की पंचपदी कहा जाता है साथियों। और इसका जो प्रथम पद है वो कौन सा है? प्रस्तावना है। विकल्प नंबर जो 2 है प्रश्न संख्या 18 का सही आंसर है। 19वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 19 में क्या है? देखिएगा प्रश्न नंबर 19 को। एक छात्र जो है आयत, त्रिभुज, वर्ग आदि की परिभाषा बता सकता है। बताओ उस छात्र का यह ज्ञान किस उद्देश्य से संबंधित है? कौशलात्मक उद्देश्य से, ज्ञानात्मक उद्देश्य से, ज्ञानोपयोग उद्देश्य से और अबोधात्मक उद्देश्य से। तो देखो, छात्र कहता है कि जैसे ये रहा आपके आयत, ठीक है ना। छात्र क्या कहता है कि वह चतुर्भुज आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, उसको आयत कहा जाता है। छात्र कहता है कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को ही त्रिभुज कहा जाता है। और वह चतुष्कोणीय आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, वर्ग कहा जाता है। इस प्रकार ये इनकी क्या बता रहा है? परिभाषाएं बता रहा है। तो परिभाषाओं को बताना कौशलात्मक में नहीं आएगा, परिभाषाओं को बताना ज्ञानात्मक में आता है भाई। परिभाषाओं को बताना किस में आएगा? ज्ञानात्मक में आएगा। तो विकल्प नंबर जो 2 है आपके प्रश्न संख्या 19 का सही आंसर होगा साथियों। प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न नंबर 20 क्या है? एक अध्यापक छात्रों को 2 वस्तुओं में तुलना करना, अंतर करना सिखाता है। अध्यापक छात्रों में किस शैक्षिक उद्देश्य को विकसित करना चाहता है? अवधात्मक को, ज्ञानात्मक को, कौशलात्मक को और ज्ञानोपयोग को। 20वें प्रश्न में सही उत्तर बताइए मित्रों। प्रश्न नंबर 20 में कौन सा विकल्प आपको यहाँ पर सही लग रहा है? अध्यापक क्या कर रहा है? छात्रों को 2 वस्तुओं में तुलना करना, अंतर करना सिखा रहा है भाई। तुलना करना, अंतर करना जिस शैक्षिक उद्देश्य में आता है वो होता है अवबोधात्मक उद्देश्य। कौन सा होता है साथियों? अवबोधात्मक उद्देश्य। विकल्प नंबर 1 आपके जो है 20वें प्रश्न का आंसर होगा।
21 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 21वें पृष्ठ में क्या है आपके, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसका है? नेपोलियन का है, होगबेन का है, फ्रोबेल का है और मोंटेसरी का है। तो यहाँ पर ये जो कथन कहा गया है कि गणित क्या है, सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये जो कथन कहा गया है साथियों किसके द्वारा कहा गया है? होगबेन के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? होगबेन के द्वारा। 21 में आपके जो सेकंड विकल्प है यह आपका सही आंसर होगा साथियों। 22 की ओर बढ़ेंगे। अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी जरूर जाइएगा साथियों। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन, रोजाना जो 2 वीडियो डाले जा रहे हैं इनका नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे। देखिएगा 22वें प्रश्न को, प्राथमिक कक्षा को रामायण प्रकरण पढ़ाना चाहते हैं आप, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है अनुसंधान विधि, भ्रमण विधि, व्याख्यान विधि और कहानी विधि। तो भाई ऐसा है कि आपको रामायण प्रकरण पढ़ाना है प्राथमिक कक्षा में, तो भ्रमण करने तो ले जाओगे नहीं कि भाई ये रावण की लंका थी तो चलो रावण की लंका देखने चलते हैं, ये अयोध्या थी तो वहां चलो, तो ऐसा तो करेंगे नहीं। तो ये तो आंसर क्या हो गया आपके, गलत हो गया। अनुसंधान करने भी उनको नहीं ले जाओगे तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब कहानी या व्याख्यान, तो मित्रों इसका जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 3, जो कहानी विधि है। एक कहानी के रूप में हम रामायण प्रकरण को बहुत ही अच्छे से पढ़ाएंगे। बच्चे जो है कहानी में बहुत ज्यादा रुचि भी लेते हैं। तो थर्ड विकल्प जो है 22वें प्रश्न का सही आंसर है। 23 की ओर बढ़ेंगे साथियों। बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट करके जाना कि 25 में से आपने कितने प्रश्नों को ईमानदारी से माइनस मार्किंग के बावजूद आपने सही किया है। 23वां प्रश्न है, कौन सी विधि करके सीखने पर आधारित है? व्याख्यान विधि, वाद विवाद विधि, प्रयोजना विधि और समस्या समाधान विधि। तो जो विधि इनमें से करके सीखने पर आधारित है वो विधि कौन सी है? आंसर देखे साथियों 23वें प्रश्न का, कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है? तो भाई देखो व्याख्यान विधि में तो करके सीखा नहीं जाता है। अब वाद विवाद, समस्या समाधान और प्रयोजना, अब कंफ्यूजन यह हो जाता है कि यार वाद विवाद भी नहीं रहेगा इसका आंसर, ठीक है ना। अब तीसरे और चौथे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि समस्या समाधान लगाऊं या प्रयोजना लगाऊं। तो अगर दोनों विकल्प में हो और करके सीखने पर आधारित विधि पूछी जाए तो फिर आपका आंसर क्या रहेगा? प्रयोजना विधि, जिसके जनक कौन है? किलपेट्रिक है। ये विधि साथियों करके सीखने पर पूर्णतः आधारित मानी जाती है। 23 में आपके थर्ड विकल्प सही रहेगा। 24 की तरफ बढ़ते हैं साथियों। 24वें प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, देखते हैं प्रश्न नंबर 24 को। सामाजिक अध्ययन की सबसे सजीव और प्रभावी शिक्षण विधि है प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद विधि, व्याख्यान विधि और खोज विधि। तो भाई सजीव का मतलब क्या हुआ? सजीव का मतलब है जिसमें अध्यापक और छात्र दोनों ही एक्टिव रहते हो। तो भाई इसमें व्याख्यान में अध्यापक तो एक्टिव रहता है लेकिन छात्र एक्टिव नहीं रहता है, निष्क्रिय रहता है, तो फिर इसको हम सजीव नहीं मान सकते। खोज विधि, वाद विवाद और प्रश्नोत्तर, इनमें से दिए गए विकल्पों में से जो आपका बेस्ट आंसर रहेगा साथियों वो रहेगा विकल्प नंबर 1, प्रश्नोत्तर विधि जो है। इसको प्रश्नोत्तर में अध्यापक प्रश्न पूछ रहे हैं, छात्र प्रश्न का उत्तर बता रहे हैं, दोनों एक्टिव है पूर्णतः। और छात्र भी अध्यापक के प्रश्न को बहुत अच्छे से सुनेंगे साथियों क्योंकि उनको उत्तर भी बताना होता है। तो इस प्रकार ये आपका बेस्ट विकल्प है 24 का। चलिए अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपके अंतिम क्या, ये तो देखो इसमें 24वां प्रश्न जो है डबल बार टाइपिंग हुआ है तो एक प्रश्न और आपके ज्यादा हो जाता है। 25 की जगह अब आप 26 प्रश्नों को हल करोगे। अनुभूति के आधार पर अभिव्यक्ति के 2 रूप है, आनंद और प्रयोजन साध्य अभिव्यक्ति, प्रेष और प्रेषणीयता अभिव्यक्ति, ग्रहित और सृजनात्मकता अभिव्यक्ति, मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति। तो अनुभूति के आधार पर अभिव्यक्ति के जो 2 रूप है वो आपको 24 में बताना है साथियों। 24 का जो सही आंसर रहेगा कौन सा रहेगा? आंसर देख ले 24 में। आंसर रहेगा आपके विकल्प नंबर 3, ग्रहित और सृजनात्मकता जो है ये अनुभूति के आधार पर अभिव्यक्ति के 2 रूप है। थर्ड विकल्प जो है 24 का सही आंसर है साथियों। अब आज का अंतिम और 25वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। ऐप को डाउनलोड नहीं कर रखा है, डाउनलोड जरूर करिएगा। लगभग 8000 जो स्टूडेंट है उन्होंने ऐप को डाउनलोड कर लिया है और हजारों जो स्टूडेंट है उन्होंने कोर्स को ज्वाइन कर बिल्कुल रेगुलर वो स्टडी कर रहे हैं। तो आप भी निश्चित रूप से ज्वाइन जरूर करिएगा। व्याख्यान विधि का मुख्य दोष है अनुशासनहीनता, छात्रों में निष्क्रियता, विचारों में अक्रमबद्धता और कोई नहीं। तो कोई नहीं को तो आप हटा दीजिए। बताओ अब व्याख्यान विधि का मुख्य दोष क्या है? अनुशासनहीनता है, छात्रों में निष्क्रियता है, विचारों में अक्रमबद्धता। कौन से विकल्प पे जाओगे अंतिम और 25वें मतलब 26वें प्रश्न में? बताइए। प्रश्न नंबर 25 या 26 भी आप इसको कह सकते हो। तो आंसर देखें आपके
तो कौन सा विकल्प सही रहेगा? व्याख्यान विधि का जो मुख्य दोष है वो रहेगा छात्रों में निष्क्रियता, क्योंकि अनुशासनहीनता हो ये कोई जरूरी नहीं है। विचारों में तो क्रमबद्धता रहती है इसमें भी, लेकिन छात्र क्या रहते हैं? निष्क्रिय रहते हैं साथियों व्याख्यान विधि में। इस वजह से आपके प्रश्न नंबर 25 का जो सेकंड विकल्प है ये आपका सही आंसर है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों वीडियो को पूरा देखने के लिए, और लाइक शेयर जरूर करके जाइएगा वीडियो को।